अच्छा, कभी ये सोचा है कि एक नेटवर्क की सुस्त रफ्तार सिंगल लेन वाली सड़क को एक तेज रफ्तार सुपर हाईवे में कैसे बदला जाए? आज हम एथर चैनल को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल बिल्कुल यही काम करती है। तो चलें शुरू करते हैं। जरा तसव्वुर करें कि रश के वक्त में पूरा शहर एक ही लेन वाली सड़क इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। क्या होगा? जाहिर है अफरा तफरी फैल जाएगी। नेटवर्क्स में भी जनाब बिल्कुल यही होता है। जब बहुत ज्यादा डाटा एक ही रास्ते से गुजरने की कोशिश करता है ना, तो वहां एक बॉटलनेक यानी एक रुकावट बन जाती है, जिससे सब कुछ सुस्त पड़ जाता है। और ईथर चैनल इसी मसले का एक बड़ा जबरदस्त हल है। एक बिल्कुल नई महंगी सड़क बनाने के बजाय ये कई पुरानी लेन्स को आपस में जोड़कर एक चौड़ी कुशादा सुपर हाईवे बना देता है। और नतीजा, डेटा बगैर किसी रुकावट के बहुत तेजी से सफर करता है। तो असल मसला है क्या? देखें, हर नेटवर्क केबल की एक रफ्तार की हद होती है, जिसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। और इससे भी बड़ा खतरा यह है कि अगर वो एक केबल फेल हो जाए तो पूरा का पूरा कनेक्शन ही खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी एक ऐसी कमजोर कड़ी जो पूरे सिस्टम को बिठा सकती है। तो सवाल ये है कि ईथर चैनल आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है? चलें अब इस टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरते हैं, जो नेटवर्किंग की दुनिया में एक हकीकी गेम चेंजर है। तकनीकी ज़बान में ईथर चैनल को लिंक एग्रीगेशन कहा जाता है। ये बड़ी चालाकी से कई अलग अलग केबल्स को लेता है, चाहे वो 2 हों, 4 या 8 तक, और उन्हें मंतिकी तौर पर एक ही बहुत बड़े पाइप में जोड़ देता है। और ये जो नया मुश्तरक लिंक बनता है ना, इसे पोर्ट चैनल कहते हैं। तो भाई इसके फायदे क्या हैं? 3 जबरदस्त फायदे हैं। सबसे पहला तो है ज़्यादा बैंडविड्थ। सोचें, 400 एमबीपीएस वाले लिंक्स मिलकर सीधा 400 एमबीपीएस की रफ्तार देते हैं। दूसरा फायदा है रिडंडेंसी, यानी भरोसा। मतलब अगर एक केबल कट भी जाए या खराब हो जाए ना, तो कोई टेंशन नहीं, ट्रैफिक खुद ब खुद बाकी केबल्स पर शिफ्ट हो जाता है। और तीसरा है लोड बैलेंसिंग। ये टेक्नोलॉजी यकीनी बनाती है कि सारा डेटा सारी केबल्स पर बराबर तकसीम हो, ताकि कोई एक लिंक ओवरलोड ना हो जाए। कमाल है ना? लेकिन हाँ, यहाँ एक हद भी है। ये बात याद रखने वाली है कि एक ईथर चैनल में ज्यादा से ज्यादा 8 फिजिकल केबल्स को ही एक साथ जोड़ा जा सकता है। ये इसकी एक अहम तकनीकी लिमिटेशन है। ये स्लाइड इस बात का बेहतरीन सबूत है। बाईं तरफ देखें, एक अकेला 100 एमबीपीएस का लिंक है, लेकिन दाईं तरफ जब हम इनमें से 4 लिंक्स को ईथर चैनल के साथ जोड़ते हैं तो हमें एक 400 एमबीपीएस का मंतिकी लिंक मिल जाता है। ये रफ्तार में सीधा सीधा 4 गुना इजाफा है, और वो भी बगैर किसी नए हार्डवेयर के, सिर्फ मौजूदा वसाइल को जहानत से इस्तेमाल करके। अच्छा, तो ईथर चैनल बनाते कैसे? इसके 2 बुनियादी तरीके हैं। पहला है स्टैटिक या ऑन मोड। ये सबसे सीधा सादा तरीका है, जहां एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर स्विच को बराह रास्त हुक्म दिया जाता है कि किन लिंक्स को एक ग्रुप बनाना है, यानी सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। और इसको कॉन्फ़िगर करना भी हैरत अंगेज तौर पर आसान है। पहले उन तमाम पोर्ट्स को मुंतखब किया जाता है जिन्हें जोड़ना है, फिर एक सादा सी कमांड चैनल ग्रुप मोड ऑन चलाई जाती है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे स्विच को कहा जा रहा हो, भाई कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, बस इन पोर्ट्स को फौरन एक चैनल बना दो। लेकिन इस तरीके की सादगी ही इसकी कमजोरी भी है। यहाँ स्विचेस के दरमियान कोई बातचीत या नेगोशिएशन नहीं होती। ये तेज तो है, मगर इसमें वो हिफाजती जांच पड़ताल नहीं होती जो खुदकार तरीकों में होती है। अगर गलती से दूसरी तरफ का स्विच ठीक से कॉन्फ़िगर ना हुआ तो यह नेटवर्क में बड़े संगीन मसाइल पैदा कर सकता है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा होशियार और महफूज तरीका चाहिए हो तो जनाब यहीं पर डायनामिक तरीका काम आता है। इस तरीके में स्विचेस को खुद आपस में बातचीत करने और महफूज तरीके से एक चैनल बनाने की इजाज़त दी जाती है। इस डायनामिक तरीके में 2 मशहूर प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। एक है LACP, जो कि एक ओपन स्टैंडर्ड है। इसका मतलब यह है कि सिस्को, जूनिपर या किसी भी दूसरे वेंडर के स्विच के साथ आराम से काम कर सकता है। दूसरी तरफ है PAGP, जो सिस्को का अपना ज़ाती प्रोटोकॉल है और सिर्फ सिस्को डिवाइसेस पर ही काम करता है। यही इन दोनों के बीच सबसे बड़ा और अहम फ़र्क है। LACP के काम करने का तरीका समझने के लिए एक हैंडशेक यानी हाथ मिलाने की मिसाल लेते हैं। एक्टिव मोड वाला स्विच पहल करता है और कहता है, आओ एक ईथर चैनल बनाते हैं, जबकि पैसिव मोड वाला स्विच खुद से बात शुरू नहीं करता, बल्कि दूसरी तरफ से पहल होने का खामोशी से इंतजार करता है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? बहुत सीधा सा है। अगर दोनों स्विच एक्टिव मोड में हैं तो चैनल फौरन बन जाएगा। अगर एक एक्टिव और दूसरा पैसिव है तब भी चैनल बन जाता है, क्योंकि पहल करने वाला तो मौजूद है ना। लेकिन अगर दोनों स्विच पैसिव मोड में हुए तो फिर कुछ नहीं होगा। दोनों बस एक दूसरे का इंतजार करते रहेंगे और चैनल कभी नहीं बनेगा। यानी
बातचीत शुरू करने के लिए कम से कम एक को तो पहल करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं PAGP पर, और अच्छी खबर यह है कि अगर LSCP समझ आ गया है तो समझें PAGP भी आ गया है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है, सिर्फ नाम अलग हैं। LSCP का जो एक्टिव मोड है वो यहाँ डिजायरेबल कहलाता है और पैसिव मोड यहाँ ऑटो बन जाता है। उसूल वही है, एक पहल करता है और दूसरा इंतजार करता है। और ये टेबल इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। डिजायरेबल के साथ डिजायरेबल मिले तो चैनल बन जाता है, डिजायरेबल के साथ ऑटो भी चैनल बना लेता है। लेकिन अगर दोनों तरफ ऑटो मोड हो तो LSCP की तरह यहां भी कोई पहल नहीं करता और कोई चैनल नहीं बनता। तो खुलासा ये कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, स्टैटिक, LSCP और PAGP। अब सबसे अहम सवाल ये है कि अपने नेटवर्क के लिए कौन सा तरीका चुनना चाहिए। आइए इसका एक फौरी खुलासा देखते हैं। ये टेबल सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। अगर सेटअप बहुत सादा है और मुकम्मल कंट्रोल चाहिए तो स्टैटिक यानी ऑन मोड इस्तेमाल करें। अगर नेटवर्क में मुख्तलिफ कंपनियों के स्विचेस हैं जैसे सिस्को और जूनिपर तो LSCP इस्तेमाल करना ही बेहतर है, क्योंकि ये एक ओपन स्टैंडर्ड है। और हाँ, अगर सारा का सारा नेटवर्क ही सिस्को डिवाइसेस पर मबनी है तो फिर PAGP भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ईथर चैनल सिर्फ रफ्तार बढ़ाने का नाम नहीं, बल्कि ये नेटवर्क को ज़हीन और लचकदार बनाने के बारे में भी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे हमारे डेटा की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, क्या सिर्फ मौजूदा लिंक्स को जोड़ना काफ़ी होगा, या फिर हमें मुस्तकबिल में नेटवर्क की खराबियों से बचने के लिए इससे भी ज़्यादा ज़हीन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा।